बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम ए टू ज़ी। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात करेंगे साजिद अजीज़ साहब से और शहजाद चुगताई साहब से। दोनों सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। आज के मौज़ूआत में सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि एक अफसोसनाक खबर है। सारा दिन इसी पर अफसोस का इज़हार किया जाता रहा। पारा चनार में जो दहशत गर्दी हुई, दोबारा दहशत गर्दों ने पारा चनार का रुख किया। पहले भी कई मरतबा इसको निशाना बनाया जा चुका है और एक मरतबा फिर वहाँ पे दहशत गर्दी हुई है और काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। 24 अफराद उसमें शहीद हुए हैं और काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं। और एक मरतबा फिर पारा चनार के अवाम का, पारा चनार के सरकारी कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों का एक कड़ा इम्तहान है और वहाँ पे अस्पतालों में भी ऐसे ही मनाजिर हैं। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जल्द से जल्द इस दहशत गर्दी के फ़रियत से बाहर निकाले। गो के पाकिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फसाद तेज़ी से जारी है। रोज़ाना बड़ी तादाद में दहशत गर्द और जराइम पेशा लोग पकड़े जा रहे हैं और जहाँ जहाँ पे फसाद की वो प्लानिंग कर रहे थे वहाँ पे उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है। बड़ी मकदार में असला पकड़ा गया है, ख़तरनाक आतिशगीर मादा पकड़ा गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी पारा चनार जैसे वाक़यात करने के लिए वो कहीं ना कहीं मौका ढूंढते हैं और कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर उनको मिल जाता है तो वहाँ पे वो अटैक करते हैं। गो के काफ़ी अटैक्स जो हैं वो नाकाम बनाए जा चुके हैं और पूरी कौम जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ सी सप्लाई दीवार बनी हुई है। सिविल और अस्करी इदारे इस पर एक पेज पे नज़र आते हैं और काफ़ी मुतहरिक हैं और काफ़ी रिज़ल्ट आ भी चुके हैं। लेकिन जो वाक़या हुआ है यकीनन अफसोसनाक है, काबिल मज़म्मत है और इस पर ज़ाहिर है कि जितना भी दुख और अफसोस का इज़हार किया जाए वो कम है। इसके साथ साथ कराची में भी आज सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक ही रही और के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो कि एक ज़ायद बिलिंग का मामला है और लोगों को लूटा जा रहा है, उसके ऊपर जो है जमात इस्लामी ने ऐलान किया हुआ था कि वो एहतजाज करेंगे, धरना देंगे और उसके बाद फिर उनको धरना और एहतजाज करने से रोकने की कोशिश की गई और वहाँ पे पुलिस की तरफ से आंसू गैस की शेलिंग हुई। काफ़ी देर तक हवाई फायरिंग भी होती रही और ये मामला मैदान जंग बन गया शार फैसल, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोग जो उस वक्त अपने दफातर से घरों को वापस जाने वाले थे या काम काज पर निकले हुए थे वो सड़कों पर फंस कर रह गए। और ट्रैफिक कराची का अगर कहीं पे 10 मिनट के लिए भी ब्लॉक हो जाए तो उसके असरात कई घंटे तक रहते हैं। तो यहाँ तो कई घंटे तक ये सूरत हाल रही। इस पर बात करेंगे। इसके साथ डॉक्टर आसिम की बिलाखर जो है वो ज़मानत हो, उसके बाद रिहाई भी हो गई और अब वो अपने ज़ाती अस्पताल चले गए हैं और वहाँ से वो अपने घर चले जाएंगे या डॉक्टर जैसे उनको इजाज़त देंगे वो अपना काम करेंगे। और उसके बाद उनकी बैरून मुल्क रवानगी अभी नहीं हो सकती क्योंकि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ख़त लिख दिया वज़ारत दाखिला को कि उनका नाम ECL में डाल दिया जाए और उनको कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी ना किया जाए। इसके साथ साथ बाग इब्न कासिम का एक इशू है जो बैरियर टाउन के हवाले किया जा रहा है और उस पर मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। इस पर बात करेंगे। ये मौज़ूआत हैं, इसके अलावा भी गुफ्तगू होगी। साजिद अज़ीज़ साहब, पारा चनार में दहशत गर्दी, पहले तो यहीं से क्या लगता है आपको भी कितने अभी और नेटवर्क हैं दहशत गर्दों के जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बावजूद वो ये अटैक करने में कामयाब हो जाते हैं? एक छोटे वक्फे के बाद ये एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ दहशत गर्दी का। देखिए हमारे यहाँ तो यही है कि दहशत गर्दों को जब मौका मिलता है वो अपना काम दिखा देते हैं और आज के वाक़े में 24 अफराद अपनी जान हाथ धो बैठे। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। पारा चनार में ऐसा हुआ। पहले भी पारा चनार जो है वो कई साल से एक इफ़ेक्टेड एरिया है जहाँ पर ये किसको कह लें आपके फसादात हो चुके हैं वहाँ पर। शिया सुन्नी आपस में ख़ासे उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ पर और उसमें काफ़ी लोग मर चुके हैं दोनों तरफ से। तो ये देखना हुकूमत का काम है कि भाई जब एक इलाका इतना सेंसिटिव है और वहाँ पर इतना ज़्यादा फैक्शनल फाइट्स होती चली आ रही है कई साल से, तो उसको अंडर सर्वेलेंस क्यों नहीं रखा जाता। इस वाक़े को अगर हमारी जो पुलिस है, पुलिस की जो इंटेलिजेंस है, अगर वो सही तौर पे काम करती तो इस वाक़े को भी रोका जा सकता। क्योंकि जितने दाखिली और खारजी रास्ते हैं ज़ाहिर है कि वहाँ पे जिस तरह का वो इलाका है उसमें कोई इस तरह नहीं है कि कराची जैसे या हैदराबाद जैसे कोई शहर हो कि इसमें ये रूट्स हैं और इसमें आ सकते हैं। ज़ाहिर है कि पहाड़ी इलाके होते हैं उसमें तो बहुत सारे रास्ते आने जाने के होते हैं और फिर इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उन्हें पता होता है कि किस जगह से कहाँ स्ट्राइक करना है। उसके बावजूद जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो इदारे हैं, उनके पास भी पोटेंशियल होता है, जिम्मेदारी होती है उनकी कि वो रोकें। पारा चनार में जा चुका हूँ, मैंने देखा कि वहाँ पर इस तरह से पेनिट्रेट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ जो पहाड़ी रास्ते हैं वो उमूदी हैं
और इस तरह से पेनिट्रेट करके या वहाँ से इस तरह से दरअंदाजी करके घुसाना इतना आसान काम नहीं है। वहाँ पे जो चंद रास्ते उन्हीं से आया जा सकता है। तो अगर उनके पास सर्वेलेंस हो, इफ़ेक्टिव हो, तो इन वाक़यात को रोका जा सकता है। आप देखें पारस चिनार में काफ़ी अर्से के बाद ये वाक़या हुआ है। चलें इस पर तो शहजाद इसको भी साहब रोका भी जा इनपुट ले सकता लेते था। हैं, फिर मज़ीद मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। शहजाद साहब, क्या लगता है आपको पारा चिनार की दहशतगर्दी में कहाँ कमज़ोरी है, कहाँ हम नहीं रोक पा रहे? देखें, ये पारा चुनार में पहला वाक़या नहीं हुआ है दहशतगर्दी का, और वहाँ मुसलसल दहशतगर्दी और बम धमाके हो रहे हैं। आपको याद होगा हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जब लंदन गए और वहाँ जाके उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये ऐलान किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है, तो उसके दूसरे दिन पारा चुनार में धमाका हो गया था। फिर उसके बाद फिर कोई उसमें गैप आया, और फिर आपने देखा कि लाहौर में और 7 में धमाके हुए, और फिर सरहद में धमाके हुए, और फिर अब ये एक बड़ा यानी कि ख़ासा पाज हुआ, और दहशतगर्दी जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ रद्दुल फसाद, और सरहदें बंद की गई, और अफ़गान सरहद बिल्कुल कम्प्लीटली काफ़ी अर्से तक बंद रही। तो उसके असरात भी और उसके जो वो थे रिपरकशन वो भी सामने आए। वो ये कि आपके यहाँ दहशतगर्दी रुक गई और सूरत बहुत बेहतर हो गई। लेकिन अब ये जो वाक़या हुआ है पारा चिनार का, मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल ही वार्निंग साइन है ये, और आपके मुल्क में फिर एक दहशतगर्दी की लहर जो है ना वो आ सकती है। अच्छा, और इसको आप क्या इस तनाजुर में देखते हैं कि अब अगले महीने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है मॉस्को में, उसमें रशिया ने उसको मेज़बानी कर रहा है और पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, उसमें कई मुल्क उसमें बुलाए गए हैं, अमेरिका उसमें नहीं जा रहा, और उसमें जो है वो इंडिया भी और नहीं जा रहा ईरान होगा। और इस तरह के मुल्क हैं। नहीं, इंडिया और ईरान आ रहे हैं उसमें, आ रहे हैं। अच्छा। तो ये इस तरह के जो आलमी फोरम्स पे जब अफ़गानिस्तान में अमन लाने की बात की जाती है और पाकिस्तान डायरेक्टली इफेक्टेड है अफ़गानिस्तान की वजह से, और ये एक और वाक़या होता है, तो आपको लगता है कि वहाँ उस फोरम पर भी ये बात होगी और वहाँ पे देखिए, सारी चीज़ें उठाई जाएंगी? ये अफ़गानिस्तान में हमारे जो शायर मशरिक़ थे अल्लामा इक़बाल, उन्होंने ये कहा था कि अफ़गानिस्तान पे और हमारे जो कबायली इलाक़े हैं उन पे वो हुकूमत करेगा सुपर पावर होगा। तो आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान में सुपर पावर ही कभी रशिया हुकूमत कर रहा है वहाँ पे, और कभी अमेरिका हुकूमत कर रहा है, तो सुपर पावर ही वहाँ हुकूमत कर रही हैं, और सुपर पावर की चपकलिश जो है आपके ट्राइबल एरिया में भी है। तो अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है वो ख़ासी गंभीर है, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका वहाँ से निकलना भी चाहता है, लेकिन ये कि वो अफ़गानिस्तान को स्टेबलाइज़ नहीं होने देगा। और अब अमेरिका की जो नई प्लानिंग है वो ये है कि वो अफ़गानिस्तान जो तालिबान के हवाले था, और तालिबान बड़े यानी कि कम से कम अफ़गानिस्तान में पुरअमन हैं और ख़ासा उनका असर व नफूज़ है, तो उनके मुकाबले में वो दाइश को प्रमोट कर रहा है। अब वहाँ पे दाइश का जो वो है असरात जो है ना वो बढ़ रहे हैं, और दाइश का कंट्रोल वहाँ बढ़ रहा है। तो दाइश जब वहाँ पे ज़्यादा आगे आएगी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे कंट्रोल करेगी, और फिर दाइश की जंग जो है तालिबान से होगी, और एक जो इराक़ है और शाम है, और जहाँ शाम में अब तक 3 लाख आदमी मर चुके हैं, तो ऐसी ही सूरत हाल हो जाएगी। मैं समझता हूँ, आपकी इजाज़त से ये बात कहना चाहता हूँ और हिम्मत करके कह रहा हूँ कि ये देखें, ये 9/11 का इंतकाम है मुसलमानों से, और आप ये देखें कि 9/11 को उन्होंने बड़े यानी कि एक कड़वे घूंट के तौर पे उन्होंने पिया, और उसके बाद फिर ये देखें कि उन्होंने क्या हशर किया, कि लीबिया क्या हशर हुआ, इराक़ का क्या हुआ, और शाम का क्या हुआ, और पाकिस्तान में कितनी दहशतगर्दी हो रही है, और अफ़गानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। तो 9/11 पे हमला, सर आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, ये साजिद अजीज़ साहब से पूछ लेते हैं। साबित ही नहीं हो सका अब तक, तो उसे किसी जिम्मेदार को आज तक कोई सज़ा नहीं हुई, कोई फर्द जुर्म तक आयद नहीं की जा सकी, कोई हेयरिंग नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है अभी आज। बल्कि उनके वहाँ अब तो थियोरी की सीरीज आ चुकी हैं, किताबों में नहीं, वो तो ये भी कहते हैं ना कि उन्होंने खुद ही करा दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो दुनिया के सामने एक पिक्चर बनाई, उस दुनिया के सामने उन्होंने रखा कि जंग तो उन्होंने लॉन्च की, अल-कायदा जो है वो इसके जिम्मेदार है, और उसका सबसे बड़ा कैरेक्टर उसामा बिन लादेन था। उसके उन्होंने पिक्चर रखी दुनिया के सामने कि अल-कायदा जिम्मेदार है और उसामा उसका मास्टरमाइंड है, और उसामा को उन्होंने यहाँ से आके पकड़ा, और वो कहते हैं कि हमने उसको समुद्र बुर्द कर दिया, उसके बाद अल-कायदा के पीछे लगी। अब जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है जिसपे रशिया अमन कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, उसमें
दाइश एक बड़ा ख़तरा बन के सामने आ रहा है। पाकिस्तान में भी वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों को भी ख़त लिखा है, मैंने खुद वो ख़त देखा है, जिसमें सिंध हुकूमत को कहा गया है कि दाइश का मुबशर ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में CPEC को और पाकिस्तान में चाइनीज़ को और ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों को निशाना बना सकता है, अब उसके लिए जो है वो इंतज़ाम करें। तो आपको क्या लगता है कि मास्को को भी, चाइना को भी इस तरह के ख़तरात हैं कि जहाँ पे दाइश जो है वो नए एक मसाइल पैदा कर सकती है, उनके मुल्कों में भी जा सकती है और पाकिस्तान के लिए भी मसला पैदा कर सकती है? दाइश के बारे में एक बात बहुत खुल के कही, अब कही जा रही है पूरी दुनिया में, कि दाइश ने जितनी भी हलाकतें की हैं, जितने भी कत्ल गारतगरी मचाई है, जहाँ भी हो गए, ज़्यादा तो मेनली तो इराक़ में और सीरिया में ही थे, लेकिन जहाँ भी उन्होंने कत्ल गारतगरी की, जो कुछ भी किया, उसमें सब मुसलमान ही मारे उन्होंने। किसी गैर मुस्लिम को आज तक किसी एक आदमी को नहीं, कोई ऐसी कोई मिसाल नहीं कि किसी गैर मुस्लिम को उन्होंने मारा। और ख़ास तौर पे जबकि दाइश का जो सेंटर पॉइंट था, जो उनका, जिसको उन्होंने दारुल खिलाफा का नाम दिया था और जहाँ उन्होंने अपनी एक इस्लामी हुकूमत बनाई थी, वो इसराइल के बॉर्डर से बहुत करीब है, यानी इतनी करीब है कि 1 घंटे के अंदर आदमी ड्राइव करके वहाँ इसराइल में दाखिल हो सकता है। शाम और इराक़ इसराइल तो में। इन इंडिकेटर से आपको दाइश के पीछे कौन से एलिमेंट लगते तो हैं? वो यही बात मैं इसी पे आ रहा था कि उसके बारे में यही कहा जाता है कि उसने एक भी यहूदी, बल्कि यहूदियों की तरफ उस तरफ उसने निगाह तक नहीं की, कभी आज तक नज़र तक नहीं उठाई उस तरफ। इन दाइश वालों ने किसी यहूदी को मारना तो दूर की बात है, किसी गैर मुस्लिम को भी आज तक निशाना नहीं बनाया। तो और जबकि वो अपने आप को बड़ा रासिकुल अक़ीदा मुसलमान कहते हैं। तो अगर मुसलमान रासिकुल अक़ीदा मुसलमान ये होता है कि मुसलमान को मारे, तो ये एक नई, मैं समझता हूँ कि एक नई तवज्जो, एक नई वो आनी चाहिए, इसकी तशरीह के जी मुसलमान किसको कहते हैं कि मुसलमान को ही मारे। इसके पीछे कम से कम गैर मुस्लिम को होते हैं, ये तो क्लियर है। अब उसके तो बाद सीधी सी कौन बात से ये इलाके है ज़्यादा कि एक्टिव हैं? अगर अफगानिस्तान में तालिबान नहीं तो फिर कौन? अगर तालिबान को अंडरमाइन किया जाएगा, तालिबान को बस से पुश लगाया जाएगा, दीवार से लगाया जाएगा, तो फिर दाइश आएंगे। दाइश तालिबान को रोकना चाहते हैं ना, और वो तालिबान, अमेरिका रोकना चाहता है, और अमेरिका और इसराइल की ये और इंडिया भी है ना, तीनों की ये पूरी मुकम्मल, अब इस वक्त पूरा जो एम्फेसिस है इनका वो यही है कि जी तालिबान की जगह दाइश उभर के आए क़ुव्वत, क्योंकि वो द मीन इट, देखें ना। अच्छा, ये तो चले, वो ये चाहते हैं, ये तो कि उनकी एक थीम है या इस्लाम दुश्मन क़ुव्वत आए। पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्या हमारी हुकूमत, हमारे इदारे अपने अवाम को सही सूरत बता रहे हैं? हमारे अवाम को पता है कि हो क्या रहा है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के बॉर्डर पे? हमारे हुक्मरान तो सो रहे हैं, अभी सो क्या रहे हैं, पैनामा केस में ही अभी तक फंसे हुए हैं, वहाँ से नहीं निकल पा रहे वो। और दूसरा उनकी जो मेन जो फोकस है और जो मेन जिसमें वो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मसरूफ़ हैं, वो लूट मार में मसरूफ़ है कि कहाँ से ज़्यादा पैसा लूटा जाए। तो हुक्मरानों का तो इसके अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, आप देखें ऑपोजिशन क्या कर रही है? आज फिर 1 रुपये बढ़ा दिया पेट्रोल पे और डीजल पे। और ऑपोजिशन अवाम को बता रही है कि क्या खतरा है? अपोजिशन देखें, आज अपोजिशन जागी। आज जमात इस्लामी ने जो वहाँ पर आज कराची में जो एक मुजाहरा किया, नहीं, अभी तो मैं दाइश के हवाले से पूछ रहा हूँ कि दाइश के हवाले से जो खतरात हैं अफगानिस्तान में, नहीं, किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं, किसी सियासी रहनुमा ने, किसी सियासी क़यादत ने बताया अवाम को क्या हो रहा है? बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये हुकूमत से ज़्यादा, हुकूमत की ही तरह से अपोजिशन की भी उतनी ज़िम्मेदारी है कि वो दाइश के ख़तरे से आगाह करे, लोगों को बताए कि जी क्या सही सूरत हाल है। आया दाइश पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक पहुँच चुके हैं? अगर पहुँच चुके हैं तो वो क्या हैं, किस तरह पहुँचे हैं, उनके पीछे कौन से क़ुव्वत कार फरमा है? अगर वो नहीं पहुँचे तो ये भी बताया जाए कौन। अब यहाँ ब्रेक का दाइश का यहाँ कोई हुआ जा रहा है। है। शहजाद साहब, आप भी इस पे क्विक कमेंट दे दें कि अगर हुक्मरान पनामा में फंसे हुए हैं तो अपोजिशन भी पनामा में फंसी हुई है, तो मतलब अवाम को जो है वो गाइडलाइन किसने देनी है? सियासी क़यादत क्या कर रही है? देखें, बात यह है कि साजिद साहब ने सही कहा कि हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं है और वो पनामा में फंसे हुए हैं, और अपोजिशन भी आप कह सकते हैं कि वो भी पनामा में फंसी हुई है और अपोजिशन की तवज्जो जो है इस तरफ नहीं है। लेकिन ये बड़ी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपने खुद बताया कि थ्रेट लेटर जो है वो
वो जारी हो रहे हैं। और ये दाइश को प्रमोट जो किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं शाम एक दफ़ा गया था, तो हम एक होटल में हम खाना खा रहे थे, वो थोड़ा बुलंदी पे होटल था, तो सामने लोग नज़र आ रहे थे आते जाते और गाड़ियाँ। तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा ये कौन सा इलाका है? उन्होंने कहा ये इसराइल है, यानी शाम और इसराइल इतने नज़दीक हैं। तो ये एक साजिश जो है ना, वो ये देखें, पाकिस्तान में आप कुछ भी कह लें कि तालिबान जो है ना, वो उनको शिद्दत पसंद कहा जाता है और सब कुछ कहा जाता है, लेकिन तालिबान का जो रूल था अफ़गानिस्तान, वो दुनिया का मिसाली रूल था कि उनके जो भी 1 साल जो अमन कायम 1.5 साल जो अमन था ना, ऐसा अमन जो है वो दुनिया में कहीं आपको नहीं इस मिलेगा। वक्त ये तो आपने कहा कि हुक्मरान और अपोजिशन दोनों जो हैं उनके असल तवज्जो जो है वो किसी और इशू पे है, और ये जो थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। साजिद साहब, क्या था असल मुकदमा जमात इस्लामी जो लेके आई थी, जमात इस्लामी जो करना चाह रही थी, पुलिस ने क्यों नहीं उनको करने दिया? पुलिस क्यों खौफजदा थी? कहाँ जाने से रोक रही थी? देखिए, जमात इस्लामी ने बहुत अरसे बाद आज अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि हाँ, जमात इस्लामी जैसा एक फरीक इस शहर में मौजूद है जो इस मुल्क को कोई भी क़यादत दे सकता है, दोबारा फराहम कर सकता है। कराची में इस वक्त बहुत शदीद क्राइसिस है क़यादत का। जमात इस्लामी बिल्कुल पसे पुश्त बैकग्राउंड में जा चुकी थी। पीटीआई थी, वक्ती तौर पे हल्ला गुल्ला किया, शोर मचाया और वक्ती गेन किया, और उसके बाद उसने अपना वोट बैंक जो थोड़ा बहुत बनाया था ख़त्म खो दिया। इसी तरह से एमक्यूएम जो कि इस शहर की सबसे बड़ी वाली वारिस अपने आप को कहती थी, वो तो बिल्कुल ही टुकड़ा में बटी हुई है और उनका तो कहीं नाम निशान ही नहीं है। जो इस शहर के वोट लेके बैठे हुए हैं, शहर के वोटर्स के, उनका कहीं पता नाम निशान नहीं है। वो सिर्फ अपनी तनख्वाहें जाते हैं, असम्बली में जाके सोते रहते हैं, उसके बाद महीने के बाद तनख्वाह देकर जेब में डालते हैं और अपने काम धंधे करते हैं, अपने पैसे बनाते हैं और कोई काम नहीं है इसके अलावा। तो अब ये शहर के शहरी जो थे बिल्कुल यतीम, बेबस और लाचार थे। के इलेक्ट्रिक एक ऐसा अजदहा है, खौफनाक अजदहा है, जो इस शहर के लोगों को खा रहा है, निगल रहा है इस शक्ल में कि एक तो वो बेचारे हाईएस्ट टैरिफ के ऊपर बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं, जो एक जुल्म है। उसके बाद मज़ीद जुल्म ये है कि के इलेक्ट्रिक ने शहर में गुंडे पाल लिए हैं। उन गुंडों के ज़रिए से वो लोगों के मीटर टेम्पर करवाते हैं पहले, उसके बाद उसकी फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद फिर वो जाते हैं और फिर उनको नोटिस भेजते हैं कि जी आपका मीटर टेम्पर हुआ है, लिहाजा आपके ऊपर हम पिछले 6 महीने का या 1 साल का हम आपके ऊपर वो दे रहे हैं, इसका डिफरेंस दे रहे हैं। और वो उनको लाख रुपए या जो उनकी दिल में आता है वो बिल उठा के भेज देते हैं, ये देखे बगैर कि वो गरीब एक छाबड़ी वाला है, उसके घर में 10,000 रुपये नहीं आते उसके घर में महीने के आखिर में, वो 35,000 40,000 रुपये महीने का बिल कहाँ से पे करेगा। और ये वैसे भी गैर मंतकी और गैर अखलाकी बात है कि इस तरह से बिल किसी को बगैर देखे, ये देखे बगैर कि उसके घर में सिर्फ एक पंखा और 2 लाइटें हैं और उसके ऊपर आप लाख रुपए का बिल भेज रहे हैं एडिशनल। ये किससे इतना बड़ा जुल्म क्या हो गई, दहशतगर्दी। अच्छा, एक तो के इलेक्ट्रिक का इशू है कि के इलेक्ट्रिक क्या कर रही है, लेकिन पहले तो ये जो आज एक्शन हुआ, देखें के इलेक्ट्रिक ने आज तो कुछ ऐसा नहीं किया ना जिसके बारे में जमात इस्लामी आज जागी है। तो इसका मतलब है कि जमात इस्लामी भी सियासत कर रही है के इलेक्ट्रिक के नाम पे। मैं उसी पे आ रहा था। जमात इस्लामी ने इस केस को उठाया, पैमरा का यहाँ पर उसकी हियरिंग हुई, पैमरा पे उन्होंने नेपरा की होती है के इलेक्ट्रिक, नेपरा की यहाँ जो हियरिंग हुई, नेपरा के लोग यहाँ आए और वहाँ पर उन्होंने हियरिंग में इनका मौक़िफ़ सुना और उसके बाद जाके उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि जी के इलेक्ट्रिक को 3 रुपये 50 पैसे टैरिफ में कमी करनी होगी, जबकि उन्होंने मज़ीद 65 पैसा जो है वो इंक्रीज़ की इजाफा मांगा था। जबकि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर यूनिस डागा ने भी एक रिपोर्ट पेश की हुकूमत को कि के इलेक्ट्रिक ने 62 से 70 अरब रुपए जो हैं वो एडिशनल चार्ज किए हैं पाक कराची के शहरियों से। उसके बाद ये फ़ैसला आया, फिर जमात इस्लामी ने इनको नोटिस दिया, के इलेक्ट्रिक को, हुकूमत को अप्रोच किया, बार बार नोटिस दिया कि जी इसमें इस फैसले पर अमल दरामद किया जाए। के इलेक्ट्रिक जो है, जो फ़ैसला हुआ है उस पर अमल दरामद करे
₹3.50 टैरिफ में कमी करके तमाम सारिफीन को बिल दोबारा से आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक अमल दरामद नहीं कर रही, उसके खिलाफ ही निकले। इस कान पे जू नहीं रहेगी हुकूमत चलें, के इस भी पे और शहजाद साहब, इलेक्ट्रिक के भी। आप तो के इलेक्ट्रिक कवर कर रहे हैं, बिजली की सारी सूरत हाल आपके सामने है। क्या ये जमात इस्लामी जो है ये सही पॉइंट्स लेके निकली थी, आप उसको सेकंड करेंगे जिस मकसद के लिए वो बाहर निकले हैं, या आप समझते हैं कि ये मौका देख के सियासत करने के लिए निकल आए और के इलेक्ट्रिक का गंदा इस्तेमाल किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। जमात इस्लामी पहले भी प्रोटेस्ट करती रही है और एहतजाज करती रही है। उनके जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो इस केस को फ़ाइट कर रही है, और मैं मतलब खराज तहसीन पेश करता हूँ नईमुर रहमान को कि उसने इस केस को, ये जो जायद बिलिंग का केस है और लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, और सबसे यानी कि तशवीशनाक और ख़तरनाक और शर्मनाक बात यह है कि लोगों को चोर करार दिया जा रहा है, बिजली चोर करार दिया जा रहा है। तो ये जो केस है लोगों का बड़ा जेन्युइन है, और इसको नईमुर रहमान हर फोरम पे फ़ाइट करते रहे हैं, और वो जो नेपरा की जो हेयरिंग है, प्रोसीडिंग है, उसमें भी वो वहाँ शरीक होते रहे, उसको फ़ाइट करते रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी आज अचानक उनको ख्याल आ गया कोई अपनी सियासी दुकान चमकाने का कि जी आज वो अचानक निकला है, ऐसा नहीं। ये केस नईमुर रहमान जमात इस्लामी कराची बड़े अरसे से, क्योंकि वो कराची के सदर हैं, बड़े अरसे से वो इस केस को फ़ाइट कर रहे थे। अच्छा, आज उन्होंने ये यानी कि आप देखें कि हाइट देखें, ये 62 अरब रुपये नहीं है जो यूनुस धागा साहब ने रिपोर्ट दी है, 62 अरब की एक मद में। ये देखें, ये कराची के शहरियों को जो लूटा गया है ना, और ये जो सोने की कान है, गोल्ड माइन है KESC, दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी जो है वो 188 अरब रुपए प्रॉफिट में बेच दी गई। यानी कि जो पहले इंतजामिया थी KESC की, उसने इस KESC से इतने पैसे कमाए, और ये फिर उन्होंने आगे 13 अरब रुपए की फाइनेंसिंग की, 188 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया, और वो बेच के वो आगे निकल गए। तो ये पैसे जो है, ये 188 अरब रुपए जो कीमत मिली है, ये कराची के लोगों के पैसे हैं, कराची के लोगों से लूटे हुए वो पैसे जो है ना, जो इतनी उसकी वैल्यू बनी और इतनी मार्केट बनी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कम से कम यानी कि जो ओम्बड्समैन के पास जो दरखास्तें हैं वो 42,000 लोगों की दरखास्तें हैं, और वो ये फेडरल ओम्बड्समैन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप जनरली देखें तो KESC के 26 लाख कंज्यूमर हैं, और 26 लाख में मैं समझता हूँ कि शायद 1 या 2 लाख कंज्यूमर ऐसे होंगे जो यानी कि जिनको कोई KESC शिकायत नहीं होगी। हर आदमी को KESC वो हैं जिनको परवाह नहीं है, इतने फ्लुएंट हैं वो, हाँ, जो हमारे ये तो आपने बता दिया, ये हर घर का मामला है, और हर घर में ज़ाहिर है कि इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। लेकिन इस शहर में सारे लोग तो बहुत ज़्यादा 5 वक्त के नवाजी भी नहीं होंगे, और चोरियां भी शहर में होती हैं, तो बिजली चोर भी शहर में रहते होंगे। तो ये चोरी जो लोग करते हैं उनके खिलाफ के इलेक्ट्रिक कोई कार्रवाई ना करे, आप समझते उनको खुली छूट दे दी जाए? KESC करती नहीं है ना। KESC देखें, हम आप ये देखें कि आप सड़कों पे कुंडे लगे हुए हैं, आप अखबारों में तस्वीरें छपती हैं कि कुंडों का गुच्छा लगा हुआ है, सोराब गोट पे लगा हुआ है, और कोरंगी में लगा हुआ है, और जगह जगह मलीर में लगा हुआ है। और यानी कि ये सेंचुरी है, और यानी कि जन्नत है लोगों की, बिजली चोरों की जन्नत है इस शहर के अंदर। लोग बिजली चोरी करें, 24 घंटे AC चलाएं, बिजली इस्तेमाल करें, उनके पैसे भी मैं और आप दें, वो क्यों दें? नहीं, वो जो चोरी करते हैं उनका जो बिजली आप जहाँ रहते हैं, आपके जहाँ पे बिजली चोरी होती है, उसका बिल आप देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मीटर लगा दिया है, और उस मीटर के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चोरी बिजली ये एडिशनल सरचार्ज जो है ना, वो यही है, लाइन लॉसेस जी, लाइन लॉसेस जो कहते हैं। तो वो एडिशनल सरचार्ज ये है कि वो जो लोग बिजली चोरी करते हैं वो उसका बिल आप देते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि साहब लोग चोरी कर रहे हैं और उनके खिलाफ KESC कार्रवाई नहीं करे, KESC तो उनको पैटर्नाइज करती है, KESC तो उनकी सरपरस्ती करती है, और KESC की सरपरस्ती के नतीजे में ये हाल है कि इतना ज़्यादा पिलफरेज है और इतने ज़्यादा लाइन लॉसेज हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चोरी हो रही है ये भी KESC की सरपरस्ती में हो रही है, और KESC करा रही है। और बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनको उन्होंने वो कुंडे कनेक्शन दिए हुए, खुद दिए हुए, और उसके बाद वो 50,000 की बिजली यूज़ करते हैं और 1,000 रुपये उनसे वो वसूल करते हैं। तो ये कराची में जो बिजली चोरी हो रही है, वो जो लोग चोरी कर रहे हैं, तो
वो भी KSC की निगरानी में लोग चोरी कर रहे हैं और KSC का अमला उनको सपोर्ट करता है और उनकी मदद करता है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो लोग सड़कों पे फंस जाते हैं इस तरह के एहतजाजी सूरत हाल में, उनका क्या कसूर है? ठीक है कि उन्हीं के लिए लोग निकले हैं, लेकिन इसका कोई और मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए। देखिए, ये एक वाकई एक समाजी मसला है कि जो लोग दफातर से वापस जा रहे हैं अपने अपने घरों को, वो बीच में फंस गए, रास्ते में फंस गए। जो लोग कहीं और जा रहे हैं अपने किसी काम से, वो भी फंस गए दूसरी साइड पर, वो फंस जिनकी गए। फ्लाइट्स हैं, जिनकी नहीं, ट्रेनें वो एक हैं, देखें साहिदा, एक मिनट कुछ मुझे हुआ। बात करना देखें। ये वो एक पुरअमन मुजाहरा था और उन्होंने यानी कि ट्रैफिक को नहीं रोका था और इस धरना तरीके देने आ रहे थे ना, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, धरना सड़क मैं पे अर्ज कर रहा हूँ ना, वो इस तरीके से उन्होंने मुजाहरे को प्लान किया था कि ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे और ट्रैफिक अगर डिस्टर्ब हो रहा था तो बहुत कम हो रहा था। तो ये इसकी सारी जिम्मेदारी जो है ना, ये आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और पुलिस की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये जो है ना सूरत हाल क्रिएट की है और जो कुछ भी कराची में हुआ है, मैदान जंग बना है, झगड़ा हुआ है, आंसू गैस चली है और लोग गिरफ्तार किए इसी पर ही गए, आ रहा था, बच्चों को गिरफ्तार किया है। 5 बजे का नोटिस दिया था, 5 बजे का टाइम दिया था जमात इस्लामी ने इस मुजाहरे का। 4 बजे से पुलिस ने पूरा जो कॉर्डन ऑफ कर दिया, मज़ार है उसके आसपास इनके जो दफ्तर है पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया था। देखिए साहिब साहब, पूरे किसी शहर को को निकलने पता नहीं है दिया। 5 बजे छुट्टी का टाइम, आइसोलेटेड सारा प्लेस में शहर बैठे जो थे। है वो 5 बजे अपने दफ्तरों से छुट्टी करके निकलता है, तो देखिए, 5 बजे का अगर- टाइम रखना तो फिर देखिए, सीधा सीधा लग रहा है कि आप शहर देखिए, बंद अब करने जा रहे हैं। या तो सारी जिंदगी पिसते रहें और इसी तरह से वो जिस तरह शहर बंद पुलिस ने किया है, मुसलमानों की जमात हुकूमत इस्लामी ने खत्म- नहीं देखिए, किया। जैसे मुसलमानों की हुकूमत खत्म होने के बाद स्पेन में जो मजालिम के जुल्म, जो पहाड़ तोड़े गए मुसलमानों के ऊपर, या तो सहते रहे उस तरह से हमारे लोग, या फिर एक दिन की या 2 दिन की मुसीबत गवारा करने। नहीं, ये ऐसा तो नहीं होगा, हुआ। ये तो नहीं तो अब करना इसका होगा। इम्पैक्ट क्या है? बल्कि आप मैं क्या तो ये समझते हैं इससे कहूंगा- क्या होगा कि मैं तो ये इलेक्ट्रिक की सेहत पे कहूंगा- क्या फर्क पड़ा? मैं तो ये कहूँगा, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी भी। अब इसलिए नहीं कोई फ़र्क पड़ा कि हुकूमत जो है, जो पावर में है जो लोग, वो उनके पैक पर हैं, वो उनकी उसके इलेक्ट्रिक की उस बदमाश डाकू गुंडा नासिर की वो कुछ पनाही पर है। चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, या चाहे वो हमारी। आप समझते हैं इस तरह के एहतजाज से ये सब हुकूमत जितने भी या मुख्तदर हुक्मरान जो है हल्के उन पे हैं, दबाव आएगा, जितने वो मुख्तदर फील करेंगे, दबाव पीछे दबाव हटेंगे, उस पुष्पनाई सूरत से। में आएगा कि ये एक मुजाहरा था, ये एक झलक थी, अवामी एक जो रिएक्शन है अवाम का, उसकी एक झलक थी। अगर ये पढ़ा इसके अंदर, और ये सब तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसके अंदर शामिल हों और इसको समझते हैं कि दबाव बढ़ेगा तो हुकूमत जो है वो इस पे कैनवस मजबूर वसी होगी करें, कि वो इसका सूरत हाल पे कैनवस नोटिस वसी ले। करें, हुकूमत सिंध को मजबूर कर दें, रोड पे पूरे शहर को जाम कर दें। और कि इलेक्ट्रिक पे दबाव बढ़ाया जाए। शहजाद चुगताई साहब, आसिम साहब जो हैं वो रिहा हो गए बिलाखिर। पहले ज़मानत हुई थी डॉक्टर आसिम की, फिर वो ज़मानती मसलों का, पासपोर्ट का इशू था, बहरहाल वो सारा मसला हल हो गया और वो जना अस्पताल से अपने ज़ाती अस्पताल ही कहेंगे, ज़ियाउद्दीन अस्पताल पहुँच गए। क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको अब डॉक्टर आसिम का, पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम कितना रिलीफ महसूस कर रहे होंगे आज? देखें, डॉक्टर आसिम 2 साल जेल में रहे, तकरीबन 1.5 पौने 2 साल। हाँ, पौने 2 साल जेल में रहे। आज अगस्त में 19 महीने बाद आए हैं। अगस्त में वो गिरफ्तार हुए थे 2015 में, और अब वो रिहा हुए हैं और एक उनकी तवील क्या कहते हैं दास्तान है, और हुकूमत के साथ और रेंजर के साथ उनकी एक तवील कशमकश चलती रही और बड़ी मुश्किल से उनकी कई मरतबा मतलब वो जजों में इख्तलाफ हुआ, फिर मामला जो है वो रेफ़र किया गया चीफ जस्टिस को कि तीसरे जज को दिया जाए। तो बहरहाल ये वो रिहा हो गए। अब वो उनके बारे में ये कहा गया है कि अच्छा, वो डॉक्टर आसिम जो हैं वो कराची के सदर भी हैं, पीपल पार्टी कराची के सदर भी हैं। अच्छा, उनकी रिहाई का बिलाल भुट्टो ने भी खैर मकदम किया है, आसिफ जरदारी साहब ने भी खैर मकदम किया है, और बड़े पैमाने पे जो है क्या कहते हैं मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं और वो जश्न मनाया गया है पीपल पार्टी के हलकों में। और जो सूबाई वज़रा थे और MPA MNA निसार खोड़ो और वक़ार मेहंदी और नबील गबोल, वो उनसे मुलाकात के लिए कुछ लोग जिन्ना हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ लोग ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पहुंच गए। तो अब वो उनके बारे में ये कहा गया है कि वो अभी
यानी कि फिट नहीं है, 100% फिट नहीं है। हालांकि वो पहले जब उनका केस चल रहा था और कोर्ट में आते थे वो छड़ी लेके चलते थे, लेकिन ये कि आज उनके पास छड़ी नहीं थी और वो बड़े तमतराक से और बड़े शान से चल रहे थे, भागते हुए गए। एनर्जी मिली ना उनको, उनके अंदर एनर्जी आ इत्मीनान आ गया गई। उनका। तो अब ये है कि वो उनके बारे में निसार खोड़ो साहब ने ये कहा कि अभी वो थोड़े से, यानी कि उनके हौसले तो बहुत बुलंद हैं, लेकिन ये कि अभी थोड़े बीमार हैं। नहीं, मैं तो सियासी तौर पे पूछ रहा हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या आगे आप इवेंट देख रहे हैं? बस अब वो देखें, कराची में वो कराची के सदर हैं, तो कराची से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं खाली कराची, पूरा कराची उन्होंने देखा भी नहीं होगा, कराची वो जानते भी नहीं होंगे, और जो कराची का सेटअप है वो भी नहीं, वो दिखा पीपल पार्टी का। यहीं की जंपल हूँ, कराची नहीं, पूरा वो ठीक है, यहाँ पैदा नहीं हुए, देखा होगा, लेकिन ये एक जगह गया हूँ। मेरे एक दोस्त थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि मुझे जो है ना, ये अपने ड्राइवर से कहें कि मुझे सदर छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि ये मसला ये है कि इसने सदर देखा ही नहीं। तो मैंने कहा कि ये मतलब, तो उन्होंने कहा कि ये लांडी में रहता है और लांडी और गुलशन इकबाल के दरमियान बस इसको पता है, ये आता जाता है, बाकी इसने पूरा शहर नहीं देखा। तो ऐसे लोग हैं शहर, ऐसे लोग शहर में हैं। तो लेकिन मुमकिन है डॉक्टर आसिम ने पूरा शहर में रहने वाले जो हैं उन्होंने तो या डिफेंस देखा है, आते ही नहीं, या एयरपोर्ट देखा है। ये तो वो लोग हैं जब डिफेंस बना तो डिफेंस गए हैं। हाँ। मतलब ये तो वहाँ रहते रहे हैं, इनका तो बुरा आपको पता है। लेकिन डॉक्टर आसिम को मैं समझता हूँ कि वो जो कराची का सेटअप है, कराची के सदर तो वो बन गए, लेकिन कराची में जो पीपल पार्टी के वार्ड हैं और उनके वो यूसीज हैं और ये MP MNA के हल्के हैं, उस हिसाब से उनकी वो कोई अवामी सियासतदान तो नहीं रहे ना कभी, ज़ाहिर है। और तो इस तरह की सियासत उन्होंने नहीं की। क्या कहते हैं, जानते भी नहीं है कि जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट के पीपल पार्टी के सुदूर को, तो वो बहरहाल ये कि एलिट क्लास से उनका ताल्लुक़ है और जरदारी साहब के दोस्त हैं, तो उनसे ये कोई सियासी किरदार की तवक्का तो मैं समझता हूँ कि है नहीं। और वो चलें, मैं इस पर साहिब साहब, आपको क्या लगता है कि अब ये अपोजिशन का या पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा मरहला था कि वो अयान अली से लेके डॉक्टर आसिम तक, जिस तरह चौधरी निसार कहते थे कि जी डील्स ऑफर होती हैं और कहा जाता है ये कर दें कि किसकी ज़मानत होने दें, कि उसको बाहर जाने दें, तो ये सारे काम हो गए। अब आप माने या ना माने, डील हुई नहीं हुई, जो मर्ज़ी आप कहें, लेकिन जो रिलीफ पीपल्स पार्टी को चाहिए था वो मिल गया है। तो अब उसके बदले में नवाज शरीफ साहब को या हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून को क्या मिला है? अभी तक मिला नहीं, मिलेगा। वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब इसके रिटर्न में उन्हें भी कुछ मिलेगा। तो वो क्या हो सकता है? पनामा केस की शक्ल में, उसके फैसले की शक्ल में, वो पीपल्स पार्टी ने तो नहीं देना फैसला, है। तो फैसला पीपल्स पार्टी ने तो देना नहीं, ये तो रिलीफ पीपल्स पार्टी ने ले लिया। पीपल्स पार्टी ने उनको क्या दिया? ये तो माई बाप है, जहाँ से ये तय, देखें जब ये इलेक्शन करीब आते हैं ना, तो उसमें ये 1 साल पहले ये तय पा जाता है कि जी अब किसकी बारी है, किसको आना है, किसको जीतना है, हुकूमत किसको देनी है। तो जो लोग ये फैसला करते हैं वो फिर वही लोग ये सारे ये ताने बाने फिर वही बनाते हैं इस तरह के। आपने एक दफ़ा पिछले प्रोग्राम में आपने ये पूछा कि क्या ये डील है, डील का नतीजा है। अब आप ये देखिए कि आसिम साहब की परसों की बात है, मिठाइयाँ बढ़ गई, वकीलों ने आके ऐलान कर दिया जी बस बेल हो गई, आप आ रहे हैं जी, आज है तो इस्तकबाल के लिए आ जाए जी, आज बाहर आ जाएंगे। मिठाइयाँ पहले बढ़ गई, वो बाहर नहीं आए, लेकिन मिठाइयाँ पहले बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि भाई ये डील ये तो है, और क्या है ये? अच्छा, नहीं, मैं यही समझना चाह रहा हूँ। चले, ये तो सारे कह रहे हैं ना, इमरान खान ने भी कह दिया कि डील है, सब कह रहे हैं डील है, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर जिनके दरमियान डील हुई है वो मानेंगे नहीं। माजी में भी इस तरह की डीलें जिन्होंने की थी, जिन्होंने NRO किए थे, जिन्होंने मुआहदे किए थे या सऊदी अरब आने जाने की बातें थी, किसी ने मान के नहीं दिया था। बाद में फिर वक्त ने साबित किया कि वो सब चीज़ें थीं और वो उनका रिकॉर्ड था। और अब जो आप कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि जी डील हुई है, तो डील में गिव एंड टेक होता है। तो ये गिवन चीज़ें तो नज़र आ रही हैं कि जी ये रिलीफ हो गया, तो उसमें टेक क्या हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ने क्या लिया? देखिए, अगर नवाज शरीफ को इसके मुकाबले में गालियां भी मिले ना, तो नवाज शरीफ फ़ायदे में। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ के वज़रा ने, जब नवाज शरीफ की हुकूमत ने, उनके भाई ने, उनके जितने मुशीरान कराम हैं, उनके जितने उनके ख़ानदान के अहले ख़ानदान के जितने लोग हैं, उन्होंने इस दफ़ा इस दौर में, इस टेन्योर में जितना इस कौम को जी भर के लूटा है, उस पर
आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के किसी आदमी ने या नवाज नहीं, पीपल्स पार्टी या नवाज ऐसा शरीफ क्या के काम किसी करने जा रही बात थी जो पर अब नहीं करेगी, या ऐसी कोई वो मुझे किसी ने- समझाएं आप, मतलब लोगों को ये तो बताएं। मैं बताऊं, आप पहले शहजाद साहब से पूछ लेते हैं। एक मुआहिदा है आपस में, वो मुआहिदा कि किसी कैसे आगे ने बढ़ेगा? कोई आवाज उठाई पीपल्स पार्टी के किसी आदमी बात कर ने? लेते हैं शहजाद इनके साहब, करप्शन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इनकी बात ही आगे बढ़ाता हूँ। जो इन्होंने कहा है कि 1 साल पहले ही ये तय हो जाता है कि कौन सी जो पार्टी है उसकी बारी है वो और कौन सा हुक्मरान होगा। तो ये असल में ये जो आप जो सवाल कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को क्या मिलेगा, मुस्लिम लीग नून को बहुत कुछ मिलेगा। वो इस तरीके से मिलेगा कि ये दोनों पार्टियां इनके दरमियान एक मिसाक़ जमहूरियत हुआ है। उसका बुनियादी जो कंसेप्ट है वो ये है कि ये दोनों पार्टियों की बारियां तय हो गई। अच्छा, और वो मिसाक़ जमहूरियत है, उसके गारंटर जो है अमेरिका, बरतानिया, यूएई, सऊदी अरब और पता नहीं कौन कौन से सुपर पावर उसके गारंटर हैं। तो अब जो यानी कि जो ज़रदारी साहब 23 दिसंबर को वापस आए थे, तो वो बड़े रकीक और बहुत ठीक ठाक हमले कर रहे थे। ज़बानी यानी फायरिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। फिर जब वो लाहौर जाके बैठे तो जब भी उनकी ज़बानी फायरिंग जो है ना वो यानी कि इंतहा को पहुंच गई थी। तो पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में कल्चर ये है कि आप जिसको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहेंगे और जिस पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात की सियासत करेंगे, ब्लेम गेम की इसके साथ खेलेंगे, तो वो खौफज़दा हो जाता है। तो खौफज़दा हो के फिर वो आपको थोड़ी सी मुराद दे देता है। तो अब जब जरदारी साहब ने ये सारी पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की और मतलब ब्लेम गेम में बहुत ज़्यादा आगे चले गए, तो गवर्नमेंट थोड़ी सी जो पहले नवाज शरीफ साहब सुन नहीं रहे थे, यानी जरदारी साहब की आओ बका और चीखो पुकार और इल्ज़ामात पर नवाज शरीफ साहब ध्यान नहीं दे रहे थे, लिफ्ट ही नहीं। तो अब नवाज शरीफ में लिफ्ट नहीं करा रहे इतनी थे। एनर्जी ऑक्सीजन कैसे आ गई? जी हाँ, अब एनर्जी ऑक्सीजन ऐसे आ गई कि एक तो ये इनको उनको हिडन फौजी बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना। फौजी अदालतें उनको करानी Hidden benefits जी हाँ, मिल रहे हैं हिडन ना बेनिफिट्स थे। फौजी अदालतें यानी कि उनको वो नवाज शरीफ पर दबाव था कि भाई ये फौजी अदालतें आप पार्लियामेंट से मंजूर कराएं, तो वो नवाज शरीफ पर जिम्मेदारी थी, वो मंजूर करानी थी। दूसरी बात ये है कि देखें अब जो इलेक्शन आएगा ना, फौजी अदालतों में पीपल्स पार्टी ने वोट दे दिया। वोट दे दिया। तो एक तो ये मैं अर्ज कर उन्होंने रहा हूं ना, टेक मैं किया। आगे जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अब मुआहिदा क्या हुआ है वो बता रहा हूँ। मुआहिदा ये हुआ है कि ये पाकिस्तान में 2 जमाती निज़ाम है जिसके आप बड़े हामी हैं, हम तो बहुत खिलाफ हैं कि 2 जमाती निज़ाम नहीं होना चाहिए। तो 2 जमाती निज़ाम है, तो 2 जमाती निज़ाम को बरकरार रखना है, एक तीसरी क़ुव्वत को आने से रोकना है। वो तीसरी क़ुव्वत आपको पता है कौन है, वो तहरीक इंसाफ है। तो दोनों जमातों के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है वो ये हुआ है कि तीसरी क़ुव्वत को जो है इलेक्शन में आने से रोकना है, और चाहे पीपल पार्टी जीते या मुस्लिम लीग नून जीते, जिसको जीतना हो जीत जाए। नहीं, जितनी तीसरी क्या चौथी पांचवी छठी जितनी जमातें आए सिर्फ अवाम के कंधे पे आए, किसी और के कंधे पे ना आए। हम तो ये कहते हैं आए जितनी जमातें आती नहीं, तो देखें 2 जमाती निज़ाम के तहत जो दो जमातें आ रही हैं तो किसी और के कंधे पे आ रही है ना, अवाम के कंधे पे तो नहीं आ रही। वो कैनी के कंधे पे आ रही हैं, वो क्या कहते हैं आरओ के कंधे पे आ रही हैं, वो एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के कंधे पे आ रही हैं। तो मतलब कंधे तो वो आपको पता है कौन कौन से हैं, और एक और कंधा भी उसका मैं कोई जिक्र नहीं करना चाहता। तो मेरे कहने का मकसद ये कि इन 2 जमातों के दरमियान जो डील हुई है वो ये हुई है कि भाई किसी तरीके से तीसरी क़ुव्वत को रोका जाए और हम दोनों जो है वो पाकिस्तान में रूल करें। बस ये है, ये डील है। अच्छा चलें, इस पे तो मजीद प्रोग्राम करेंगे और इस पे तो लंबी अच्छा, बहस फिर हो इसमें सकती है। आगे अब मैं यहाँ पे देखिए, ये इसमें आगे जो बहुत बड़ी जो वो है ना वो निगरान हुकूमत, उसके कि ऊपर निगरान बात हुकूमत जाएगी। बनाएंगी, और निगरान हुकूमत आप पिछली दफ़ा जैसे बनी थी ऐसी निगरान हुकूमत वो तो बनेगी। ज़ाहिर है, अब आपका कानून आइन आपका कहता है, इजाज़त देता है कि जी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने मिलकर करना है, और अपोजिशन लीडर किसी एक पार्टी का नहीं होता, वो भी सारी अपोजिशन जमातों का मुत्तफ़िक़ा अपोजिशन लीडर होता है। अब ये बताइए, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में हम आ गए हैं। बाग़ इब्न कासिम का इशू है, ये बैरियर टाउन के हवाले किया जा रहा है और सिंध हुकूमत जिसको कर रही है और मेयर साहब इस पर एतराज़ात कर रहे हैं। तो ये बाग़ इब्न कासिम हुकूमत सिंध या KMC ये नहीं संभाल सकते, इसको बैरियर टाउन के हवाले क्यों किया जा रहा है? देखें, ये बात तो साबित हो गई है कि बाग़ इब्न कासिम की बात नहीं है। ये पूरा सूबा ही ये लोग नहीं संभाल सकते। न सिंध गवर्नमेंट संभाल सकती है, न KMC संभाल सकती है, न DMC संभाल सकती है। कराची के पार्कों का, कराची की सड़कों का, कराची के इलाकों का, कराची की गलियों का, कराची के मोहल्लों का जो हाल है वो आपके सामने है कि पूरा शहर जो है वो एक कूड़ा घर बन गया है। और मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो ये कहते हैं कि यार हम कराची आने नहीं चाहते, कराची में तो हर चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ है। अच्छा, अब बाग़ में पहले गोलियां चलती थी तो नहीं लोग आते थे, अब कूड़ा फैला हुआ हर तरफ था, उसकी वजह से तो अब इस वजह से नहीं आते। अब ये जो बाग़ इब्न कासिम का इशू है, ये 133 एकड़ पे ये बहुत प्राइम लैंड है। ये अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की ज़मीन नहीं है, ये अरबों डॉलर की ज़मीन है, कई अरब डॉलर की ज़मीन है।
तो अब ये ज़मीन लेकिन रहना तो ये पार्क ही है, चाहे इसको जहाँ कोई भी पार्क संभाले। रहेगा, लेकिन देखें कोई होता बंद तो क्या नहीं है, सकता। हो क्या रहा है इस शहर के अंदर, क्या हो रहा है इस शहर के अंदर, एक वारदात हो रही है, और वो वारदात लूट मार की वारदात ऐसे हो रही है कि होता क्या है कि क्या कहते हैं, हर पार्क का एक हिस्सा और एक बाज़ पार्कों के आधे हिस्से वो अम्यूज़मेंट पार्क के लिए दे देते हैं। अम्यूज़मेंट होती है वहाँ पे और फिर वो कब्जा हो जाता है, जैसे कि आपको अलादीन पार्क में अलादीन आपके पार्क, सामने। सफारी पार्क में यानी कि 50 एकड़ ज़मीन जो है वो अम्यूज़मेंट पार्क के लिए दी गई और उसने वहाँ पे शॉपिंग सेंटर बना लिया और उस पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। हिल पार्क में भी एक पोर्शन पे अम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है और वो कमर्शियली चल रहा है, ठीक है, उसमें इंटरटेनमेंट है, लेकिन उसके अंदर बहुत किक बैक और बहुत ज़्यादा लूट मार है। तो अब अगर ये कि इतनी प्राइम लैंड है, ये इसमें एक्वेरियम भी शामिल है, तो ये ठीक है, मलिक रियाज साहब इसको तो अगर शहरियों को एक अच्छी तफरी मिल जाती तफरीह है, मिल जाएगी, इंटरनेशनल तफरीह तफरी मिल ठीक है, जाती बात है, अर्ज तो इसमें करूं क्या आपसे। एतराज़ है? इसमें मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, ये ज़मीन बाग इब्न कासिम की देने का मकसद, इसके पीछे बहुत बड़ा बेनिफिट इसमें इन्वॉल्व है, और ये मलिक रियाज साहब इतने मासूम और इतने शरीफ आदमी नहीं हैं कि वो कहें कि जी मैं तो जी अपने जेब से पैसा लगा के बना के दे रहा था पब्लिक। करे भाई, आपने इससे अरबों रुपए कमाने थे, आप इसके पे बनाने जा रहे हैं डिज्नीलैंड, या डिज्नीलैंड की तर्ज पे आप इसको अम्यूज़मेंट पार्क बनाएंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस पे आप कब्जा करके पाकिस्तान का या कराची के अवाम का हक नहीं है कि यहाँ पे भी डिज्नीलैंड बने, यहाँ पे भी इंटरनेशनल लोग, यहाँ से लोग जाते हैं डिज्नीलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, वहाँ जाके वाटर पार्क करते बने हैं। हुए हैं ना, वाटर पार्क बने हुए हैं कराची में, जहाँ भी डिज्नीलैंड आप बना जमीन है, लें, बना लें डिज्नीलैंड। जहाँ भी डिज्नीलैंड बना है वहाँ पे डिज्नीलैंड वालों ने बाकायदा जमीन लीज पे लेके उसकी सरकारी पैसे जमीन पे दिए, क्यों उसके बने? पूरी मार्केट रेट पे पूरे पैसे पे किए हैं उसके बाद जब डिज्नीलैंड बनाया और लाइसेंस की तो फीस जब पे की बनने है। जाएगा तो उस वक्त ये रेल इश्यूज नहीं, रेल नहीं, होंगे। सरकारी इनको जगह अभी दे तो रहे हैं। एक आप जमीन assumption ले है। ना, आपको देखिए, कौन ये तो कौन जगह रोक दे रहा रहे है हैं। भाई? बैरियर और टाउन है ना, इनके बै- प्रोजेक्ट आप में बैरियर लिखा टाउन हुआ में, है। देखिए इनके एग्रीमेंट बैरियर टाउन में डिज्नीलैंड बना लें। कि बैरिया टाउन जो है इस पार्क में अम्यूजमेंट पार्क बनाएगी और ये जमीन बैरिया टाउन को लीज आउट की जा रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। देखिए, अगर कोई गैर कानूनी काम होने जाएगा तो अदालतें आपकी मौजूद हैं, कोई भी शहरी अदालत में जा सकता है, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीश का इजहार करना तो अभी फिलहाल कबल अज वक्त है कि मफरूजे की बुनियाद पे बात कर ली जाए कि ये पूरी ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा। केएमसी की अगर जगह केएमसी की जगह है तो केएमसी ही की ज़मीन रहेगी, हक के मलकियत तो तब्दील नहीं हो जाएगा अगर किसी को आप सबलेट करते भी हैं। केएमसी के मेयर का हक है कि वो इस पर एतराज उठाए, इसलिए कि वो केएमसी की जमीन है, केएमसी की जगह है, कल और उसमें को केएमसी कहीं इन्वॉल्व नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट कराची में किसी सिंध गवर्नमेंट की किसी ज़मीन को फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी उसको बिल्डर को दे देगी कि जी आप यहाँ पार्क बनाएं और यहाँ अम्यूजमेंट पार्क बनाएं और ये तो बिल्डर है, डिज्नीलैंड ये कल को इसमें आलमी मेयर का पार्क, आलमी मेयर का पार्क क्या होता है? कानून के मुताबिक तो कोई भी इदारा अगर करना चाहेगा तो कर सकता है, और बकौला कानून में पे इजाजत कल को नहीं ये वहाँ पर है commercial तो कोई भी पार्क नहीं कर बनाने सकता, के ना लिए मेयर कर तो- सकता है, कानून के खिलाफ तो ना मेयर कर सकता है, ना वज़ीर आला कर सकता है, ना वज़ीर आज़म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, कानून की बड़ी वायलेशन हो रही है ना, तो वायलेशन को रोका जा सकता है। अदालतों ने क्या कर लिया आप देखें ना, अलादीन नहीं, अदालतों ने तो सब कुछ अलादीन किया है पार्क में भाई, क्या सारी कर लिया चीजें अदालतों ने पूरा रोकी कब्जा हैं। कर लिया ना पूरा अलादीन कब्जा पार्क में है, जमीन पे। अदालतों ने क्या किया? वहाँ पे अपार्टमेंट भी बन गए, अदालतों वहाँ के पर सामने अगर दुकानें सही भी केस बन गई, जाएगा तो करेंगे और अदालतें, दुकानें भी क्यों बन नहीं गई, सब कुछ तो कर कितने लिया। 30 साल हो गए, 30 साल किसने से रोक कब्जा लिया? है, 30 साल से कब्जा है वहाँ पे। चलें, किसने इस रोक पे लिया? आइंदा प्रोग्राम में मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज हमने बात की पारा चनार के अफसोसनाक वाक़े से लेके फिर जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरे थे, और उसके बाद डॉक्टर आसिम और ये जो बाग इब्न कासिम का इशू चल रहा है इसका भी हमने अहाता किया। उम्मीद है आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान सालिक मजीद को प्रोग्राम A to Z की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।